अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर सियासतदान हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे बात कर रही थी, मैं अभी भी कोई तमहीद नहीं बांधूंगी। सबसे पहले तो अगर ये सवाल पूछूं आपसे कि कराची की इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो सूरत हाल है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। तो इट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कई डेकेड्स, दहाइयों की मुजरिमाना गफलत है। कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज और तरक्की का इंजन है। 3,000 अरब रुपए का वफाक को और सूबे को टैक्स देता है और उसके जवाब में उसे 30 अरब रुपया भी मुश्किल से मिलता है, 1%। अब जो शहर 60-65% आपके कौमी खजाने में दे और सूबाई खजाने में 90-95%, और उसे आप 1% पर तनख्वाह दें, तो फिर जाहिर है कि, और सबसे ज्यादा तेजी से आबादी के लिहाज से बढ़ने वाला भी शहर, कि नेचुरल ग्रोथ रेट भी है जो नेशनल है, और एक इन्फ्लक्स है पूरे मुल्क का। माशी इमिग्रेंट कराची में आता है रोजगार की तलाश में। तो इसका मतलब है कि अब जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 3-3.5 करोड़। कोर कमांडर नवीद मुख्तार जो कुछ अरसा पहले थे कराची, उन्होंने कहा 3 करोड़, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, और सेंसस में 1 करोड़ 60 लाख की आबादी गिना जाए तो जो आबादी है वो फंड्स भी ना मिले, आबादी को कम गिना जाए, फिर आबादी कम तो नुमाइंदगी कम। कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में कराची की डबल सीट्स होनी चाहिए। अगर 21 कौमी असेंबली की है तो कम से कम 40 कौमी असेंबली की होनी चाहिए। नहीं, लेकिन और सवाल अगर 40 सिर्फ फंड्स का है या कैपेसिटी का भी है, कैपेबिलिटी का भी है, इंटेंशंस का भी है, नियतें जो है। सब है, सब है, लेकिन कैपेबिलिटी, कैपेसिटी तो बन जाती है, सिस्टम का है। हाँ, एक अम्ब्रेला में सारे सिविक एजेंसीज, सिविक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। 35 इदारे हैं, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल सिटी है। वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो कराची की देख पर बहुत सारे बावर्ची। 6 इदारे हैं, 7 इदारे केएमसी और 6 डीएमसी जो प्योर लोकल हैं। केडीए, एलडीए, एमडीए सेमी लोकल, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर में। बाकी 28 इदारे ऐसे हैं जो सूबाई और वफाकी कंट्रोल में, यानी स्टील मिल है तो स्टील मिल का पूरा इलाका, सिविल एविएशन है तो उसका पूरा इलाका, फिर कंटोनमेंट्स हैं। 3,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कराची का एरिया है, 3,500 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन और बिल्डअप एरिया है, और उस 550 में से भी 300-350 केएमसी का है और 200 कैंटोनमेंट का है। तो इसका मतलब है कि कैंटोनमेंट का एरिया भी कराची में बहुत बड़ा, आबादी भले कम हो सकती है लेकिन कैंटोनमेंट का जो रकबा है बहुत ज्यादा है। अब इससे अंदाजा लगा लें लॉन्ग स्टैंडिंग इशू कराची के, एक आखिरी बात कर दूं कि कराची के टैक्सेस, मैं कह रहा हूं ना कि 30 अरब रुपए हमें मिलते हैं जबकि 3,000 हम देते हैं, 3 नहीं देते, 2.5 देते होंगे, 2,500 अरब। तो कराची की बल्दिया का बजट जो है ना वो 40 से 50 अरब का है, 40 से 45 अरब का बजट है, 40 अरब। अच्छा, केडीए, एलडी, एमडी मिला ले, डीएमसी मिला ले, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 60-65 अरब का बजट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बजट 650 अरब, 600-650 अरब का। तो ये आपको रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा, फिर मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल, तो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग नहीं है। और अच्छा, मतलब ये मैं थोड़ा सा मैं आती हूँ, लॉन्ग स्टैंडिंग जो इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ भी आते हैं। ये जो भी हालिया बारिशों के बाद जो मामला हुआ है, इसमें किसको ब्लेम करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, कराची में स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी की नाकामी है। आप भी समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्जन ये है कि 90 साल रिकॉर्ड टूट जाए बारिशों के, तो पीपल्स पार्टी क्या करे वहां पर?
नहीं, पीपल्स पार्टी को अगर ये मालूम नहीं है, 15-20 सालों से दुनिया के मौसमों के एक्सपर्ट, क्लाइमेट, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, और ये 10-15 सालों में होगा। ये 15 साल से मैं सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ सैलाब आए थे 2010 में, 2011 में, बड़े अनप्रेसिडेंटेड सैलाब थे। ये तो अब कंट्री में बारिशें हुई तो सैलाब आया। जब एक अर्बन एरिया में बारिशों से सैलाब आए तो इसका मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। ये समंदरी तूफान नहीं है कि समंदर चढ़ के आ गया हो, ये समंदर आ गया और आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई। आपको तो समंदर में नालों के जरिए से इस पानी को डालना है। हाँ, अगर समंदर खुद चढ़ के आ जाए तो फिर तो 90 साल क्या 900 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, अगर ऐसा है तो। इसका मतलब सबके पास फ्लिमजी तैयारी नहीं थी, मतलब ये कि ये चीजें प्रीएम्प्ट की जा सकती थी बट ये प्रिपेयर्ड नहीं थे इसको हैंडल करने के लिए। जी, ना सिर्फ प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने भी सोतेली माँ का सलूक किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो सोतेली माँ से बदतर सलूक किया, कराची को इग्नोर कर, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और फिर जो एमक्यूएम यानी पीटीआई की नेग्लिजेंस भी है। अच्छा, सिर्फ पीटीआई नहीं, माजी की हुकूमतों की, फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की ही ज्यादा चल रही है और 12 सालों से उन्हीं की मैंडेट, उनके पास रूरल है लेकिन वो फैसले कराची की भी करते हैं। और उन्होंने 2013 में जो सबसे बड़ा क्राइम किया पीपल्स पार्टी ने, कि आइन के आर्टिकल 140A की नेगेशन में एक कानून बनाया है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज का, और उस कानून में उन्होंने जो है वो वाटर सप्लाई, सीवरेज डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, ये सारे महकमे जो लोकल गवर्नमेंट के वापस ये ले लिए, विच इज द नेगेशन ऑफ आर्टिकल 148। मैंने 4 साल पहले पिटीशन की, ना पीटीआई ने अपने वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम, खालिद खान अटॉर्नी जनरल, ना खालिद मकबूल जो उनके एलाई हैं एमकेएम पाकिस्तान के, ना उन्होंने, ना वसीम अख्तर ने, किसी ने नहीं कहा फारूक भाई की पिटीशन है, ये चलाते हैं तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती, पीटीआई की और एम, और ये इख्तियारात क्लियरली फिर वसीम अख्तर को मिल जाते। फिर वसीम अख्तर 4 साल तक रहे क्यों अगर इख्तियारात नहीं थे? जी, और कोई धरना क्यों नहीं किया? सामने है, उन्होंने धरना नहीं किया, उन्होंने तो कहा क्यों धरना नहीं किया? बात नहीं है, कोई वजीर आला नहीं, वजीर आला हाउस पे 2500 काउंसलर हैं, यूसी चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। आप जाते, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, पूरा शहर आपके पीछे खड़ा हो, आप धरना देते, एहतजाज करते, और 3 साल बाद इस्तीफा दे देते अगर इख्तियारात नहीं मिले। चौथे साल आपको बैठने का हक नहीं था। तो लोग समझ गए मगरमच्छ के आंसू है। और असल में आपसे, क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर फारूक सत्तार से बात कर रही हूँ, कोई कारकुन नहीं है आप, कोई जूनियर लेवल की पॉलिटिशियन नहीं है। आपने कराची की पॉलिटिक्स और उसकी अगर बात करें तो जितना आपने काम किया और आपका किरदार, कराची की हालत जार के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार का कितना हिस्सा है? आप जिस पार्टी के साथ वाबस्ता रहे 30-35 साल, उस पार्टी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था उस शहर में। उस पार्टी का और उस पार्टी के एक सीनियर लीडर डेप्यूटी कन्वीनर थे जो उस जमाने में, उनकी गलती मैं बताता हूँ, मेरी गलती या कोताही, कि हमने मुशर्रफ साहब के जमाने में हमें टेम्पररी आर्जी इख्तियार मिला। लोकल गवर्नमेंट का 2001 का ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा आया है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल की प्रोटेक्शन मिली। हमारा काम ये था कि उस लॉ को हम, उसके जो सब्जेक्ट्स थे, टैक्सेस थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको हम एक लिस्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशन में मुशर्रफ के जमाने में प्रोटेक्ट करा देते। अगर ये काम हम कर देते तो सिर्फ आर्टिकल 140A नहीं, एक आर्टिकल 140B होता जिसमें ये लिस्ट होती। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफेयर्स, अथॉरिटी, रिसोर्सेज की लिस्ट है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में है और दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिस्ट है। एक तो हमने, फारूक सत्तार ये काम नहीं कर सकते और तवज्जो थी, नहीं करा सके अपनी पार्टी से, या जो उनके एलाई थे पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी, हमने, या PMLQ मुशर्रफ, हम नहीं करा सके, हमें कराना चाहिए था। तो ये हमारी गलती है। दूसरा, जो रिसोर्सेज भी आए वो भी परमानेंट नहीं थे।
60 बिलियन एवरी ईयर मुस्तफा कमाल को मिले, विच वॉज अ बिग ह्यूज अमाउंट। वो 60 बिलियन आज के 300 बिलियन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 30 अरब मिल रहे हैं, हमें 300 अरब मिलने चाहिए जो मुस्तफा कमाल के जमाने में मिले, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो वह आर्टिकल देखिए, एक तो आर्टिकल 140 में इख्तियार और एक आर्टिकल 160, उसका क्लॉज 2, उसका क्लॉज सब क्लॉज डी। हम ये लड़ाई लड़ते कि जो 7वां कौमी मालियाती कमीशन शौकत तरीन ने दिया, वजीर खजाना ने, और पीपल्स पार्टी ने, उसमें हम कहते हैं कि भाई कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, और मुशर्रफ के जमाने में ये करते, और या यूसुफ रजा गिलानी जब हम थे गवर्नमेंट में। आप बात करें दुरुस्त है, ये आइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवानीन बनवाए जा सकते, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। ये परमानेंट होता है, एग्री विद दैट, आप लोगों ने नहीं किया। हाँ, सवाल ये हमने ये नहीं किया, ये हमारी करते रहे, हाँ, क्या उस पर आज हाँ, कोई रिग्रेट है? क्योंकि एमक्यूएम के बारे में आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि आप लोगों ने बहुत दफा, आप लोगों से मेरा मतलब एमक्यूएम है, कि एमक्यूएम ने बहुत दफा हुकूमत को मुख्तलिफ इशूज पर ब्लैकमेल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि वो किया, हुकूमतें छोड़ी, वापस ज्वाइन की, काबीना छोड़ी, वापस ज्वाइन की, लेकिन हमेशा मफाद अपनी पार्टी का सामने रखा, कराची के मफाद को कभी आप लोगों ने सामने नहीं रखा। मैं बिल्कुल इसमें बड़ा क्लियर हूं कि 2008 के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। हालांकि 2008 में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मैंडेट हमें मिला था, क्योंकि मुशर्रफ साहब के जमाने का जो काम, मेयर कराची डॉक्टर इशरतुल इबाद, गवर्नर सिंध, और फिर उसमें जो फाउंडर लीडर लंदन से पूरी पार्टी, हम यहाँ से, इवन कराची पोर्ट ट्रस्ट या जो पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर थे, उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन वो सब, मैंने कहा ना कि वन टाइम शो था। हमने उसी वन टाइम शो में पैसे बहुत आए, जब पैसे आए तो हमारी आजमाइश हुई और हमारे बहुत सारे लोग बिगड़ गए उस पैसे में। तो जहां अच्छा काम किया हमने टेम्पररी पावर और रिसोर्सेस से, वहीं जब पैसे का मिसयूज हो गया, पावर का भी मिसयूज है ना, दोनों चीजें पैरेलल चल रही। तो असल में तो 2002 के बाद से हम, हालांकि हम बहुत 2005 में हमारा मेयर आ गया और हमें बड़े इख्तियार, बहुत वसाइल मिले, लेकिन हमने उसका मिसयूज भी उतना ही किया जितना टेम्पररी यूज किया। तो ये रिग्रेट है। कर रहे हैं कि इकरार कर रहे हैं कि जो कोताहियां या जो गलतियां हुई हैं उसमें आपका बतौर एमक्यूएम एज अ पार्टी हिस्सा है। सिर्फ दो चीजों पर कमेंट कर दीजिएगा। एक तो अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहूं, अब मैं एक बात आता हूं, क्या वे फॉरवर्ड ये है कि अब हमें वजारतों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें प्रिविलेजेस में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें वेस्टेड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं, हमें एक कलेक्टिव इंटरेस्ट में 3-4 बातें हैं जो क्रिस्टलाइज होकर, जो उस वक्त भी पार्टी में मुझ समेत बहुत सारे लोग लड़ते थे, लेकिन जो लोग डोमिनेट करते थे, बहरहाल ये जो बात आप कर रहे हैं ना, एमक्यूएम की लीडरशिप जरूर तब्दील हो गई है, लेकिन तरीकाकार जो है ना वो वही है, अभी भी इंटरेस्ट वही है जिनको सामने रखा जा रहा है, कराची के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क़यादत की तब्दीली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार को कभी बात पर रिग्रेट होता है कि अल्ताफ हुसैन का साथ क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था? देखिए, अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई और अभी भी नहीं है, उन्हीं की लेगेसी थी। जब बहरहाल एमक्यूएम ने अच्छे काम भी किए, जब एमक्यूएम ऑर्गेनाइज थी, डिसिप्लिन थी, सब इंसान के बच्चे बनकर काम करते थे, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते थे, तो जिन लोगों ने डिलीवर करना था कि मेरे जमाने में वही पावर थे, मेरे अथॉरिटी जो वसीम अख्तर की है, वही रिसोर्सेज हैं अगर गिन लें, लेकिन मैंने वसीम अख्तर से लाख दर्जे बेहतर डिलीवर किया। ट्रॉमा सेंटर बनाया, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया था, लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्री मिलती थी जहां पर। मुझे फिर हमने नई, अल्ताफ हुसैन की लेगेसी में ये 2 ट्रॉमा सेंटर और 2 इमरजेंसी सेंटर्स और अस्पताल तो होंगे, अल्ताफ हुसैन की लेगेसी में बोरीबंद लाशें भी हैं, अल्ताफ हुसैन की लेगेसी में शहर के अंदर स्ट्राइक्स भी हैं, लोगों के कत्लेआम सड़कों के ऊपर भी हैं, बहुत सारे लोग अभी भी अनकाउंटेबल ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर भी हम जानते हैं कहाँ कहाँ माजी के उन केसेस में इन्वॉल्व हैं और अभी भी उसका हिस्सा और बहुत सारी चीजों का हमारे पास एविडेंस भी है। तो मैं नहीं समझती सर कि अल्ताफ हुसैन की लेगेसी के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई लेगेसी छोड़ी और उनके अलावा आज कोई नहीं है। देखिए, कोई फाइनेंशियल करप्शन का क्राइम हो या ये होमिसाइड या वायलेंस और मिलिटेंसी के नतीजे में क्राइम हो, किलिंग हो, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ का एक तो क्रिमिनल सिस्टम ऑफ जस्टिस
अभी तक हमने 30 सालों में इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से एमक्यूएम के ऊपर और इवन अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी ये सारी लेगेसी के इल्जामात हैं। मैं कहता हूं कि फर्ज कर लें ये एमक्यूएम वालों ने किए आधे मर्डर, जो उस जमाने में हजारों लोग शहीद हुए, कत्ल हुए, पर एमक्यूएम के अपने भी तो 17,000 लोग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मिसिंग पर्सन, और उसके बाद जो है वो कस्टोडियल डेथ्स, ये भी तो सारी एक लेगेसी है ना। तो आप एमक्यूएम की वायलेंस को कंडेम करें, लेकिन उसके साथ साथ मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि मैं सपोर्ट करूं स्टेट को। मैं यहाँ अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं कि अगर उन्हें प्रूफ चाहिए तो मैं भी उस प्रूफ को जमा कर लूं, पर स्टेट और हमारा जो प्रोसिक्यूशन है और इन्वेस्टिगेशन वो फिर सीरियसली, जैसे बल्दिया फैक्ट्री केस है, अब उसका जीआईटी तो हो गई, अब कितने महीने गए, अब ये जीआईटी की रिपोर्ट में तो मीडिया ट्रायल हो गया, शोर हो गया, हम्माद सिद्दीकी और सारे नाम आ गए। हो सकता है उनके ऊपर भी बहुत सारे नाम हो जो नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि वाकई में ये हादसा और हुआ ही ना हो, लेकिन अब अगर जीआईटी इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को गिरफ्तार करें जिनके नाम है, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में ये हो जाए, मैं भी सुकून में आ जाऊं कि ये सिर्फ एलिगेशन और एलिगेशन नहीं है। कहीं तो स्टेट ने, कहीं तो हमारी जुडिशरी में, कहीं तो किसी गवर्नमेंट ने, कहीं तो हमारी इंतजामिया ने, पुलिस ने प्रोसिक्यूट तहकीकात करके इन सारी चीजों को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक। इसी तरह जो एमकेएम के लोग भी कत्ल हुए, उनका भी इंसाफ होना चाहिए। अगर वो उजैर बलोच पर इल्जाम है और उसके सारे गैंग पर है, तो उजैर बलोच को क्या जुल्फकार मिर्जा ने ऑर्डर दिया, जो सिटिंग होम मिनिस्टर था? और जुल्फकार मिर्जा अगर वादा, उजैर बलोच तो वादा माफ गवाह बन गए, और जुल्फकार मिर्जा इस वक्त पीटीआई के साथ है। अब जुल्फकार मिर्जा को गिरफ्तार करें और हम्माद सिद्दीकी को भी करें, और जुल्फकार मिर्जा अगर कहें कि उन्हें जरदारी साहब ने कहा था, तो फिर जरदारी साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। यानी वायलेंट क्राइम में, नॉट ओनली क्राइम ड्यू टू करप्शन। तो मैं कहता हूं कि ये सारी बातें एंकर्स के लिए, मीडिया के लिए, और हम किसी चीज को डिफेंड भी करें ना भी करें, हम सब लोग बीच में सैंडविच बन जाते हैं और लगता है कि हम पार्टी की क्राइम्स को भी हम नहीं चाहते कि हम डिफेंड। मैं खुद जान छुड़ाना चाहता हूं पार्टी के क्रिमिनल से, जो आज बहादुराबाद में मैंने यही बीड़ा उठाया, जिसकी सजा मुझे मिली। मैंने कहा ये दुकानें करें, ये लूटमार बंद करें, ये जमीनों पे कब्जे बंद करें। अब हमारे हाथ में पार्टी है। अब लंदन पर आप इल्जाम सिर्फ नहीं डाल सकते। जब मैंने 2016 में पार्टी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कॉर्नर कर दिया, और पार्टी आज जिस तरह चल रही है आपके सामने, और मेयर का कोई एहतसाब पार्टी में नहीं हुआ। मैंने मेयर से हिसाब मांगा 9 अरब का, जब मैं था पार्टी में, उन्होंने मुझे 3 महीने तक रुलाया, मुझे हिसाब नहीं दिया। तो इसका मतलब अगर सभी लीडर हैं, सभी कन्वीनर हैं, सभी कायद बन गए हैं, तो फिर ये कैसे ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन? ये मिडिल क्लास पार्टी नहीं है, अब ये चंद वडेरों की पार्टी है जो अर्बन लैंडलॉर्ड्स या अर्बन लॉर्ड्स हैं। तो बात सही है आपकी। मैं, और ये उसी वक्त से खराबियां शुरू हुई थी जब ये बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब इसको चला रहे थे। तो मैं उनको भी बरीउस जमा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारी कहीं रुके। अगर पॉलिटिकल वैक्यूम, आप ब्लैक एंड व्हाइट सर, आखिर में ये कमेंट करते हैं, आप अपने लिए क्या पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं? पीएमएलएन की भी कुछ लोगों की आपसे मुलाकात हुई थी, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? किस तरह से आप देखते हैं कि आप अब सियासत देखें? मैं अपनी लाइफ के इस स्टेज पर और अपने पॉलिटिकल करियर के इस मकाम पर मैं किसी पार्टी में जा नहीं सकता। मेरी एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड एमक्यूएम की आइडियोलॉजी से बना है, जो कि सेक्युलर, मिडिल क्लास, एजुकेटेड और अर्बन, एक जो समझदार, पढ़े लिखे, सिविलाइज्ड लोग हैं। मुझे उस लेगेसी को बाहर लाना है। उसकी बॉडी मेरे पास नहीं है। एमक्यूएम बहादुराबाद पे कब्जा है एमक्यूएम पे। अगर वो मुझे सिंध हाई कोर्ट देती है, या अब जबकि बल्दियाती निजाम गया तो वर्कर के पास आएंगे, तो वो मुझे मिलती है तो मैं इसको ठीक करूंगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 35 ईयर से जो कम एज के लोग हैं उनके हाथों में पार्टी दूंगा 65%। फिर एक नया मेयर 35 ईयर से कम, मैं 28 साल में बना, मुस्तफा 33 साल की उम्र में मेयर बने, तो हमें कराची में एक नया मेयर और नई काउंसिल, और उसमें मैंने पीटीआई के भी हजारों यूथ एंगेज की। उन्होंने कहा सूबे में और
कौमी में बल्ले को वोट देंगे लेकिन अच्छा मेयर दें फारूक भाई, तो मैं उनका गाइड भी हूँ, पैटर्न भी हूँ, मैं उनका एक सीनियर तो मैं उनको आगे ला रहा हूँ ताकि हमारी लेगेसी के बाद जो हमने गलतियां की उसको ना दोहराया जाए, फिर किसी को रिग्रेट ना हो, और हम फोकस्ड हो 3-4 चीजों कि यूथ मोबिलाइजेशन, यूथ मेयर, एनर्जी, वन सीनियर लोगों की कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, जिसमें फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, पीएमएलएन के मोहम्मद जुबैर, जमात इस्लामी के नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और लोग, और पीटीआई के नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी, तो ये कराची को सब मिलकर ओन करें और हम सब पार्टियों के बच्चे जो हैं कराची में एक अच्छा इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कराची का दर्द रखने वाला मेयर लाइक सेल्फलेस और सिंसियरिटी के साथ जो लोगों के लिए काम करे, हमें उसको ढूंढना होगा। और हमें फंड्स चाहिए 300 अरब, तो वो आर्टिकल 160 है, इख्तियार चाहिए 140A में, तो ये यूथ मोबिलाइजेशन सीनियर, तो जो अरबों रुपए खर्च होंगे, K4 65 करोड़ गैलन पानी, कचरा उठाने का निजाम मॉडर्न, और सीवरेज की लाइनें चेंज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और फिर उसके बाद सर्कुलर रेलवे, और थोड़ा के इलेक्ट्रिक में उनको भी इंसान का बच्चा बनाना, ये सारी चीजों को मिलाकर मुझे उम्मीद है कि हम सीनियर लोग कुछ मेरे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स भी होंगे, और कुछ अर्बन प्लानर इंजीनियर, 25 लोगों का ये कमीशन बने, और मुस्लिम हानी भले इसके हेड बन जाए, जो कि जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, जिन्होंने वाटर कमीशन में अच्छा काम किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से काफी पैसा खर्च करा के कुछ वाटर बोर्ड की चीजों को ठीक किया। तो मैं समझता हूँ कुछ जुडिशरी के अच्छे लोग जो रेप्यूटेबल है, इंटेकेबल इंटेग्रिटी उनकी, तो ऐसे लोगों को, और ये कमीशन बनेगा कैसे, सेनेट और कौमी असेंबली लेजिस्लेशन करेगी, आर्टिकल 149(4) को देखने का एक प्लान है जिसको आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिलहाल देखना चाहते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ आप जो है वो भी नहीं मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाऊंगा, हक परस मूवमेंट, और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। एमक्यूएम मिल गई तो भी कोशिश करेंगे कि पतंग को, शायद ये मेरा आइडिया है कि उनको तरफ रख के हम सीढ़ी का निशान लेके हम लोगों के साथ जाए ओपन होके कि भाई ओपन आर्म्स, ओपन माइंड, ओपन हार्ट, नो स्ट्रिंग्स अटैच, मतलब पास्ट इज पास्ट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी। मेरा ये प्लान है, अल्लाह करे तो लोग समझे। ऑल द बेस्ट विद योर प्लान सर। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इंशाल्लाह दोबारा ये आप इस प्लान के ऊपर काम कीजिए, जब हमें लगेगा कि कुछ दोबारा रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको फिर से जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके लिए भी। डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी। कलम कैमरा स्पेशल से आज के लिए बस यही कुछ, यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह।